नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 3 नवंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज है उसका टाइटल है वर्ल्ड लीडर्स प्लेज टू सेव फॉरेस्ट कट मीथेन इमिशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विश्व नेताओं ने वनों को बचाने मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया। ग्लासगो में COP 26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन के नेताओं ने दशक के अंत तक वनों की कटाई को रोकने और ग्रीन हाउस गैस मीथेन के उत्सर्जन को धीमा करने में मदद करने के लिए धीमी जलवायु परिवर्तन में मदद करने का संकल्प लिया है। मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन के उपयोग में तेजी से कमी पर अधिक व्यापक रूप से सहमत होने में प्रमुख शक्तियों की अक्षमता ने गरीब छोटे देशों को इसके सबसे बुरे प्रभावों को झेलने की संभावना को परेशान किया है। समुद्र के बढ़ते असर से खतरे में 500 निचले द्वीपों के एक प्रशांत राज्य पलाऊ के राष्ट्रपति तुरंगेल वेब जूनियर ने एक भाषण में G20 औद्योगिक शक्तियों के नेताओं से कहा कि हम डूब रहे हैं और हमारी एकमात्र आशा जीवन अंगूठी है और ये अंगूठी आप पकड़े हुए हैं। बिडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को औपचारिक घोषणा से पहले कहा कि लगभग 90 देश 2020 के स्तर से 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन को 30% तक कम करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले प्रयास में शामिल हो गए हैं। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ग्लोबल मीथेन प्लेज, जिसे पहली बार सितंबर में घोषित किया गया था, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2/3 उत्सर्जन को कवर करता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ग्लोबल मीथेन प्लेज को पहली बार सितंबर में घोषित किया गया था और अब यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2/3 भाग के उत्सर्जन को पूर्ण रूप से कवर करता है। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में हैं ब्राजील, जो कि मीथेन के 5 सबसे बड़े उत्पादक में से एक है, जो गायों के पाचन तंत्र में, लैंडफिल कचरे में और तेल और गैस उत्पादन में उत्पन्न होता है। बाकी 3 अन्य में चीन, रूस और भारत हैं। इन्होंने साइन अप नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह इस प्रतिज्ञा का समर्थन नहीं करेगा। यानी कुल मिला करके जो इसके 5 देश हुए वो ब्राजील, चीन, रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं, जिसमें से केवल ब्राजील ने ही हस्ताक्षर किया है। बाकी चीन, रूस और भारत ने अभी तक साइन अप नहीं किया, यानी कि इसमें जवाब नहीं दिया कि इसमें शामिल होगा या नहीं शामिल होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह प्रतिज्ञा का समर्थन नहीं करेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार 2020 में दुनिया ने 2,58,000 वर्ग किलोमीटर जंगलों को खो दिया। संरक्षण चैरिटी WWF का अनुमान है कि हर मिनट में 27 फुटबॉल मैदान हो जाते हैं, अर्थात हर मिनट में 27 फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल हो जाते हैं। 100 से अधिक राष्ट्रीय नेताओं ने दशक के अंत तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने और उलटने का संकल्प लिया। वनों की रक्षा और बहाली में निवेश करने के लिए सार्वजनिक और निजी फंड में $19 बिलियन का निवेश किया। यह समझौता 2014 के न्यूयॉर्क वन घोषणा पत्र के हिस्से के रूप में 40 देशों की प्रतिबद्धता का विस्तार करता है। COP 26 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लक्ष्य को जीवित रखना है, ताकि हीट वेव, सूखा, बाढ़ और तटीय क्षेत्र से होने वाले नुकसान को टाला जा सके, जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि COP 26 का लक्ष्य क्या है। तो COP 24 का लक्ष्य यह है कि ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लक्ष्य को जीवित रखना है, जिससे हीट वेव, सूखा, बाढ़ और तटीय क्षति से होने वाले नुकसान को टाला जा सके, जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। समझौते के तहत 12 देशों ने 2021 और 2025 के बीच खराब भूमि को बहाल करने और जंगल की आग से निपटने के लिए विकासशील देशों के लिए $12 अरब का सार्वजनिक पोषण प्रदान करने का वचन दिया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है अमरिंदर क्विट्स कांग्रेस अनाउंसेस न्यू पार्टी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी की घोषणा की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आचरण से आहत होने की बात कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा की, पंजाब लोक
कांग्रेस, यानी उनकी नई पार्टी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। उन्होंने कहा कि इसे औपचारिक रूप से बाद में लॉन्च किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कैप्टन सिंह ने कहा, मुझे वास्तव में आपके और आपके बच्चों के आचरण से बहुत दुख हुआ, जिन्हें मैं अभी भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता हूं जितना कि उनके पिता को जानते हुए जब से हम स्कूल में थे 1954 से एक साथ, जो अब 67 साल के लिए है। के कहने का मतलब ये है कि कैप्टन जी और राजीव गांधी जी दोनों लोग स्कूल के ही समय से साथ ही में थे और वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी अपने बच्चों के ही बराबर प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कांग्रेस के कि अन्य वरिष्ठ व्यक्ति को उस अपमान का शिकार नहीं होना पड़ेगा जिससे उन्हें नुकसान हुआ है। अपने पत्र में कैप्टन सिंह ने खुलासा किया कि कांग्रेस नेता अवैध रेत खनन में शामिल थे। जहां तक अवैध रेत खनन के मुद्दे का सवाल है, दुर्भाग्य से अपराधी कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों की बड़ी संख्या में थे, जिनमें वर्तमान सरकार में भारी संख्या में शामिल थे। मेरे अस्थायी पछतावे में से यह एक रहेगा कि मैंने उनमें से कुछ को कार्य में क्यों नहीं लिया। मुझे लगा कि इससे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हालांकि मेरा इरादा इन लोगों की सूची को सार्वजनिक करने का है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सेट अप पुलिस कंप्लेंट्स बॉडीज NHRC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पुलिस शिकायत निकायों का गठन करें NHRC। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने के 15 साल बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यों से प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ 2006 के फैसले के अनुसार पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने को कहा है। आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों पर NHRC के मुख्य सलाहकार समूह ने कहा है कि मंगलवार को प्रकाशित बैठक के मिनटों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। कोर ग्रुप, जिसकी 18 अगस्त को बैठक हुई, ने गृह मंत्रालय और राज्यों को सिफारिश की कि अनुपालन की स्थिति मंत्रालय और राज्य के गृह विभागों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। NHRC समूह ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114B जोड़ने के लिए विधि आयोग की 113वीं रिपोर्ट सिफारिशों को लागू करने पर विचार करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा यदि कोई व्यक्ति हिरासत में घायल हो जाता है तो यह माना जाता है कि पुलिस द्वारा घायल किया गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है DAC क्लियर्स प्रपोजल्स वर्थ ₹7,965 करोड़। तो चलिए इसे पढ़। DAC ने 7,965 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंगलवार को ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अमेरिका से नौसैनिक तोपों की खरीद के लिए एक निविदा रद्द कर दी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा निर्मित एक मौजूदा उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट SRGM में मात्रा जोड़ दी। परिषद ने 7,965 करोड़ के अनुमानित पूंजी अधिग्रहण और आधुनिकीकरण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति AON प्रदान। एक रक्षा सूत्र ने कहा कि SRGM को पहले US फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS श्रेणी के तहत खरीदने का प्रस्ताव था, लेकिन अब यह BHEL को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। इस उपाय से 3,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि घरेलू स्रोतों से खरीद की प्रमुख मंजूरी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL से लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं, जो युद्धपोतों की पहचान, ट्रैकिंग और सगाई क्षमताओं को बढ़ाएंगे और तटीय निगरानी नौसैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए HAL से डोर्नियर विमान का मध्य जीवन उन्नयन। नवंबर 2019 में अमेरिका ने BAE सिस्टम द्वारा निर्मित 13 MK 45 127 मिलीमीटर नौसैनिक तोपों की बिक्री को लगभग $1 बिलियन की मंजूरी दी थी। युद्धपोतों पर वर्तमान मुख्य तोपों पर बड़ी रेंज और मारक क्षमता वाली ये बड़ी बंदूकें भारत में विभिन्न शिपयार्ड में निर्माणाधीन अग्रिम पंक्ति के जहाजों का मुख्य आधार बनना था। जिस सौदे के लिए अनुबंध की बातचीत चल रही थी उसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि लागत अनुमानित कीमत से 50% से अधिक हो गई है और सीमित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी है। ये SRGM निर्देश
निर्देशित युद्ध सामग्री और रेंज एक्सटेंशन का उपयोग करके जिसे युद्धाभ्यास लक्ष्यों को प्राप्त करने की विशिष्ट क्षमता प्रदान करते हैं और इन्हें नौसेना के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है। ये सभी प्रस्ताव भारत में डिजाइन, विकास और विनिर्माण पर ध्यान देने के साथ मेक इन इंडिया के तहत हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सेंटर टू स्क्रैप कास्ट बेस्ड पेमेंट्स फॉर मनरेगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मनरेगा के लिए जाति आधारित भुगतान को खत्म करेगा केंद्र। केंद्र ने राज्य सरकारों की शिकायतों के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना में जाति आधारित मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। 1 नवंबर को एक आदेश में वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD को सिंगल मस्टर, सिंगल FTO या फंड ट्रांसफर ऑर्डर बनाने और एक NEFMS या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक में पैसे ट्रांसफर करने की पिछली प्रणाली को वापस करने का निर्देश दिया। हालांकि एक एकल FTO के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य के लिए 3 लघु शीर्षों के तहत व्यय पर कब्जा करने की अनुमति देने के लिए एक संशोधित लेखा प्रक्रिया अब लागू की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि जिसकी एक प्रति द हिंदू ने देखी है, MORD को एक तिथि निर्धारित करने के लिए कहा गया है जिस पर नई प्रक्रिया लागू होगी। द हिंदू ने बताया था कि 11 अक्टूबर की बैठक में राज्य सरकारों द्वारा बढ़ते सामाजिक तनाव की चेतावनी के बाद केंद्र ने अपनी विवादास्पद जाति आधारित मजदूरी प्रणाली को रद्द करने की योजना बनाई थी। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर MORD द्वारा 2 मार्च को जारी विवादास्पद निर्देश ने राज्यों को एक मनरेगा कार्यस्थल पर एक मस्टर रोल के लिए 3 जाति समूहों में से प्रत्येक के लिए 3 अलग अलग FTO बनाने के लिए कहा था। इसके बाद 3 स्वीकृतियां सृजित की जाएंगी और फिर राज्य सरकार के लिए 3 अलग अलग खातों में भुगतान किया जाएगा। 11 अक्टूबर को वित्त सचिव और व्यय सचिव के साथ एक बैठक में MORD सचिव NN सिन्हा ने कहा कि कई राज्यों ने नई प्रक्रिया के कारण उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया है। वित्त मंत्रालय के आदेश से जुड़े एक नोट में कहा गया है कि इससे न केवल सभी स्तरों पर काम बढ़ गया है बल्कि अलग अलग समुदायों को अलग अलग समय पर भुगतान भी हो रहा है। श्रमिक संघों की रिपोर्ट के अनुसार कई गांवों में उन समुदायों के बीच सामाजिक मतभेद थे जिन्हें एक ही मस्टर रोल से अन्य लोगों की तुलना में 2 महीने बाद भुगतान किया गया था। 10 राज्यों में पिछले 6 महीनों में 18 लाख FTO का विश्लेषण करने वाले लिबटेक इंडिया के एक अध्ययन में पाया गया कि SC और ST श्रमिकों को अन्य समुदायों की तुलना में काफी तेजी से भुगतान किया जा रहा था। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्य सरकारों ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है स्कूल्स फुली ओपन इन 22 स्टेट्स UTs। चलिए इसे पढ़ते हैं। 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल पूरी तरह से खुले। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 1 से 12 के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोले हैं। एकमात्र राज्य जहां अभी भी स्कूल बंद हैं वे हैं पश्चिम बंगाल और मणिपुर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि देश भर में 92% से अधिक स्कूली शिक्षकों और स्कूलों में 86% गैर शिक्षण कर्मचारियों को टीका लगाया गया है। समीक्षा के बाद उन्होंने एक ट्वीट में कहा, देश में तेजी से टीकाकरण के साथ हम अपने स्कूलों और अन्य शैक्षणिक और कौशल संस्थानों में सामान्य स्थिति और जीवंतता के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। लद्दाख, पंजाब, गुजरात, झारखंड, नागालैंड, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूल गए हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में स्कूल खुल गए हैं। केवल कक्षा 9 से 12 के लिए खोला गया है। पश्चिम बंगाल और मणिपुर के लिए अलावा जहां स्कूल बंद रहते हैं, शेष सभी राज्यों ने सभी कक्षाओं के लिए खोल दिए हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है असम मेघालय सीएम्स टू विजिट एरियाज ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। असम मेघालय के मुख्यमंत्री घर्षण के क्षेत्रों का दौरा करेंगे। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के अस्थायी समाधान की दिशा में दोनों राज्यों की सीमा से लगे कुछ विवादित क्षेत्रों का दौरा करने की उम्मीद है। 884.9 किलोमीटर की सीमा पर विवाद के 12 क्षेत्र हैं, लेकिन सरकारों ने हल करने के लिए कम जटिल क्षेत्रों में से 6 को लक्षित किया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि उन्होंने असम के अपने समकक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम 15 नवंबर तक संयुक्त दौरे के लिए 1 या 2 स्थानों का चयन करेंगे। दोनों सरकारों ने कुछ महीने पहले स्थानीय विधायकों और अधिकारियों को मिलाकर क्षेत्रीय समितियों का गठन किया था। इन समितियों को विवादित क्षेत्रों में ग्रामीणों से मिलने, उनके विचार दर्ज करने और उच्च स्तर पर अवलोकन और चर्चा के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट 30 अक्टूबर को जमा की जानी थी, लेकिन दोनों राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के कारण इसमें देरी हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा सूचीबद्ध 3 स्थानों में से किन्हीं 2 स्थानों का दौरा करने के बाद उन्हें प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। अधिकारियों ने कहा कि विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर संयुक्त दौरे की योजना बनाई गई है। असम और मेघालय ने लेन देन की नीति के तहत सीमा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमति जताई है। मतभेद के 6 क्षेत्र ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलपारा, थानापारा, पिलंगकाटा और राजचेरा हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगला टाइटल है इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट्स आर बोल्ड बट मीटिंग देम विल बी अ चैलेंज सेज एक्सपर्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं साहसिक हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना एक चुनौती होगी। 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए COP 26 में भारत की हेडलाइन घोषणा से पता चलता है कि उसने सदी के मध्य से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत द्वारा अपना अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC जमा करने के बाद ही बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। यह दस्तावेज इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में प्रस्ताव में किस तरह से योजना बना रहा है, इस पर सूक्ष्मता का वर्णन करता है। भारत की पंचांग योजना, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा, भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। यह 2030 तक अक्षय ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करेगा। यह 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा और अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम कर दें और 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करें। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा और साथ ही साथ यह अपनी अक्षय ऊर्जा की आवश्यकताओं को 50% करेगा और साथ ही साथ 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 1 अरब टन कमी करेगा। यदि अपनी अर्थव्यवस्था कार्बन तीव्रता को 45% कम कर दिया जाए तो 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त कर लिया जाएगा। अब ये जान लीजिए शुद्ध शून्य होता कब है। शुद्ध शून्य तब होता है जब किसी देश के कार्बन उत्सर्जन को वातावरण से समकक्ष कार्बन निकाल कर ऑफसेट किया जाता है ताकि संतुलन में उत्सर्जन शून्य। हालांकि एक विशिष्ट तिथि तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने का अर्थ है 1 वर्ष निर्दिष्ट करना, जिसे एक शिखर वर्ष भी कहा जाता है, जिसके बाद उत्सर्जन कम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन COP 26 से पहले के विशेषज्ञों ने सवालों से जूझना शुरू कर दिया है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद में विश्लेषक वैभव चतुर्वेदी द्वारा मार्च 2021 के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि 2070 तक शुद्ध शून्य वर्ष और 2040 के चरम वर्ष के लिए भारत को उत्सर्जन तीव्रता प्रति इकाई GDP उत्सर्जन को 85% तक कम करना होगा। 2005 के स्तर से अब तक इसे घटाकर 24% कर दिया गया है। गैर जल नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा आज के 11% से बढ़कर 65% हो जाना है। यात्री बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी आज के 0.1% से बढ़कर 2040 तक 75% हो जाएगी और प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी को 73% से घटाकर 40% करना है।
2030 के चरम पर पहुंचने वाले वर्ष के लिए ये लक्ष्य कठिन होंगे। भारत ने 2015 में अपने एनडीसी के हिस्से के रूप में 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। 28 फरवरी 2021 तक देश ने 94 गीगावाट हासिल किया था, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए कुल स्थापित क्षमता में 25% हिस्सा शामिल था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार यदि बड़ी पनबिजली स्थापित क्षमता फरवरी 2021 तक 45 गीगावाट को शामिल किया जाता है तो भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 139 गीगावाट है, जो स्थापित क्षमता का 38% के करीब है। कूटनीतिक मजबूरियों ने संभवतः भारत को एक शुद्ध शून्य तिथि की घोषणा करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एकमात्र ऐसा था जिसने अब तक शुद्ध शून्य वर्ष निर्दिष्ट नहीं किया था। हालांकि भारत को यह कहना चाहिए था कि यह 2070 तक शुद्ध शून्य तक पहुंच जाएगा अगर अन्य विकसित देश स्वयं 2050 से पहले शुद्ध शून्य तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा नवरोज दुबाश, जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, उन्होंने कहा है। घोषित लक्ष्यों में से कितने बिना शर्त हैं और कितने सशर्त हैं, इस पर कोई भी स्पष्टता नहीं है। प्रोफेसर दुबाश ने कहा कि अगले दशक में अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को भी और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। अरब टन का अनुमान एक संदर्भ बिंदु पर रखा जाएगा जो दर्शाता है कि व्यापार सामान्य परिदृश्य में उत्सर्जन क्या होगा। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि किस परिदृश्य पर विचार किया गया है। यह वह समय है जब हमें अधिक सावधान और व्यापक मॉडलिंग करनी चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड फॉर सीमलेस एनर्जी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। निर्बाध के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। COP 26 के दूसरे दिन भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सौर ऊर्जा का दोहन करने और इसे सीमाओं के पार निर्बाध रूप से यात्रा करने के लिए एक पहल की घोषणा की गई थी। इसमें ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव यानी कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप नामक सरकारों का एक समूह शामिल है और इसकी घोषणा COP 26 में शिखर सम्मेलन के मेजबान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित सरकार के अन्य प्रमुखों की उपस्थिति में दोनों प्रधानमंत्रियों ने समूह के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए 80 से अधिक देशों द्वारा समर्थित वन सन डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने कहा कि एक वर्ष में मानवता जितनी ऊर्जा का उपयोग करती है वह एक घंटे में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा के बराबर है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक घंटे में सूर्य से पृथ्वी तक जितनी ऊर्जा पहुंचती है, एक वर्ष में पूरी ह्यूमैनिटी यानी पूरी मानवता उतनी ही ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सूरज कभी अस्त नहीं होता है। हर घंटे आधा ग्रह धूप में नहाता है। सूरज, हवा और पानी की सीमाओं के पार ऊर्जा का व्यापार करके हम पृथ्वी पर सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक वक्त ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। श्री मोदी ने सभा में कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐसा एप्लीकेशन विकसित किया है जो पृथ्वी पर किसी भी बिंदु पर संभावित सौर ऊर्जा की गणना कर सकता है और यह तय करने में मदद कर सकता है कि क्या वह सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर एक फिर ध्यान देने वाली बात है कि इसरो ने एक ऐसा मोबाइल ऐप विकसित किया है जो पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर संभावित सौर ऊर्जा की गणना कर सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक मंत्री स्तरीय संचालन समूह राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले महाद्वीपीय पैमाने के ग्रिड द्वारा एक साथ जुड़े हुए सर्वोत्तम स्थानों में बड़े सौर ऊर्जा स्टेशनों और पवन फार्मों के निर्माण में तेजी लाने की दिशा में काम करेगा। ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव द्वारा एक साथ दिए गए प्रेस बयान में कहा गया है कि मंत्री स्तरीय संचालन समूह में फ्रांस, भारत, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसमें अफ्रीका, खाड़ी, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जर्मनी ने एक पर्यवेक्षक
पर्यवेक्षक के रूप में पहली बैठक में भाग लिया, जबकि एक नई सरकार पर चुनाव के बाद ही बातचीत जारी है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के लिए अनुसंधान सहायता विश्वविद्यालयों के क्लाइमेट कंपेटेबल ग्रोथ कंसोर्टियम द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसमें कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन शामिल हैं। अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वर्किंग ग्रुप पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। उनकी सदस्यता में अधिकांश प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक शामिल हैं, जैसे अफ्रीकी विकास बैंक AFDB, एशियाई विकास बैंक ADB और विश्व बैंक। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगला टाइटल है इंडिया कॉल्स फॉर हाइक इन क्लाइमेट फाइनेंस टू $1 ट्रिलियन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत ने जलवायु वित्त को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का आह्वान किया। भारत ने मंगलवार को कहा कि जलवायु वित्त 2009 में तय किए गए स्तरों पर जारी नहीं रह सकता है और इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इसे कम से कम $1 ट्रिलियन होना चाहिए। ग्लासगो में चल रहे 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में समान विचारधारा वाले विकासशील देशों LMDC की मंत्री स्तरीय बैठक में बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने LMDC देशों से अपने हितों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। श्री यादव ने बैठक में कहा कि जलवायु वित्त 2009 में तय किए गए स्तरों पर जारी नहीं रह सकता है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह कम से कम $1 ट्रिलियन होना चाहिए और जलवायु वित्त की निगरानी के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए, जैसा कि हमारे पास निगरानी के लिए है। बैठक जिसमें चीन, क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला और अन्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, की अध्यक्षता बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस अल्बर्टो एर्स कैटाकोरा ने की। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल साउथ के हितों को बनाए रखने के लिए UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन वार्ता में LMDC की एकता और ताकत को मौलिक रूप से रेखांकित करते हुए श्री यादव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विकासशील देशों को गहन बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है, न कि तीव्र वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और व्यापार युद्धों की। मंत्री ने LMDC के सदस्यों से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह लीड IT सहित वैश्विक पहल का समर्थन करने के लिए भारत के साथ हाथ मिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने LMDC को समर्थन देने के लिए तीसरे विश्व नेटवर्क TWN के प्रयासों की भी सराहना की और TWN को संसाधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता व्यक्त की। देशों ने सामूहिक रूप से बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि LMDC देशों की आवाज को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना जाए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है GOP सेनेटर्स सपोर्ट CAA-TSA वेवर फॉर इंडिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। GOP सेनेटर भारत के लिए CAA-TSA छूट का समर्थन करते हैं। 3 रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम वित्तीय वर्ष 2022 में एक संशोधन पेश किया है। एक वार्षिक रक्षा बजट विधेयक अमेरिकी सरकार की कार्यकारी शाखा के लिए रूसी हथियार खरीदने के लिए चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसे कठिन बनाने के लिए। यह कदम तब आया है जब भारत को मॉस्को से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल
मिसाइल रक्षा प्रणाली की डिलीवरी लेने की उम्मीद है, संभवतः इस महीने या अगले महीने। संभावित रूप से अमेरिकी घरेलू कानून काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट CAATSA 2017 के तहत प्रतिबंधों को आकर्षित करना। नवीनतम कानून क्रूशियल, जिसका पूरा नाम है सर्कमस्पेक्टिवली रिड्यूसिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट 15 इम्पेयरिंग अलाउंस एंड लीडरशिप अधिनियम 2015 है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को उपयुक्त कांग्रेस समितियों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि एक यूएस क्वाड पार्टनर देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह उस देश की संस्थाओं पर CAATSA प्रतिबंधों को लागू करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा मामले पर प्रभावी रूप से का मतलब यह होगा प्रशासन अपने सदस्यों पर CAATSA प्रतिबंध लगाने से पहले यह कहना होगा कि क्वाड निष्क्रिय है। संशोधन टेक्सास के एक रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज द्वारा प्रायोजित है, जो सीनेट की विदेश संबंध समिति का हिस्सा है, और रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग इंडियाना और रोजर मार्शल कांसास द्वारा सह प्रायोजित है। यदि संशोधन पारित हो जाता है तो यह प्रमाणन आवश्यकता के पारित होने की तारीख से 10 वर्षों के लिए प्रभावी होगी। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि संशोधन पारित होगा का परिचय कई हालिया संकेतों में से एक है। कुछ अमेरिकी सांसदों ने हाल ही में प्रशासन को भारत को CAATSA के तहत स्वीकृत नहीं देखने की इच्छा व्यक्त करने के लिए भेजा है। श्री क्रूज ने एक बयान में कहा कि अब राष्ट्रपति बिडेन के लिए इन प्रतिबंधों को लागू करने के माध्यम से उन सभी प्रगति को पूर्ववत करने का बिल्कुल गलत समय होगा जो रूस को रोकने के लिए थे। ऐसा करने से चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने और भारत को रूस पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करने के लिए हमारे साझा सुरक्षा लक्ष्यों को कम करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। द हिंदू से बात करते हुए एक सीनेट रिपब्लिकन सहयोगी ने कहा कि सांसदों ने चीन के साथ भारत की सुरक्षा स्थिति को मान्यता दी है। भारत क्वाड देशों के केंद्र में है, चीन का मुकाबला करने के लिए सहयोगी ने कहा कि भारत एकमात्र क्वाड सदस्य है जो वास्तव में चीन के साथ सीमा साझा करता है और जिसने वास्तव में चीन के साथ युद्ध में सैनिकों को खो दिया है। हालांकि लेखकों का इरादा साल की समय सीमा के भीतर भारत की खरीद प्रथाओं में बदलाव देखने का भी है। सहयोगी ने कहा कि तो मुझे लगता है कि मेरा विचार यह है 2033-34 और उससे आगे अगर भारत अभी भी रूस जा रहा है और क्वाड के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए कदम नहीं उठा रहा है, मुझे लगता है कि यह एक अलग बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि समय के साथ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है याहू पुल्स चाइना सर्विसेज एज क्रैक डाउन बाइट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। याहू ने चीन की सेवाओं को क्रैक डाउन के रूप में खींच लिया। अमेरिकी इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने मंगलवार को कहा कि उसने मुख्य भूमि चीन से हाथ खींच लिया है, जो उद्योग पर बीजिंग द्वारा कार्रवाई के रूप में वापस लेने वाली नवीनतम तकनीकी फर्म बन गई है। यह कदम अमेरिकी गेमिंग दिग्गज एपिक द्वारा दुनिया के सबसे बड़े गेमिंग बाजार पर सख्त प्रतिबंध लगाने के बाद अपने लोकप्रिय गेम फोर्टनाइट को बंद करने के कुछ ही दिनों बाद आया है। बीजिंग ने अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए कई उद्योगों पर व्यापक नियामकीय दबदबा शुरू किया है, जिसका खामियाजा तकनीकी फर्मों को उठाना पड़ रहा है। हाल के हफ्तों में कई अमेरिकी कंपनियों ने चीन से प्रमुख उत्पादों को वापस ले लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अक्टूबर में अपने करियर उन्मुख सोशल नेटवर्क लिंक्डइन को बंद करने की घोषणा की है। याहू ने एक बयान में कहा कि चीन में तेजी से चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल की मान्यता में याहू की सेवाओं का सूट अब मुख्य भूमि चीन से उपलब्ध नहीं होगा। याहू हमारे उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और एक मुक्त और खुले इंटरनेट के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने उपयोगकर्ताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। विदेशी तकनीकी कंपनियों ने लंबे समय से चीन में कड़ा रुख अपनाया है, उन्हें सख्त स्थानीय कानूनों और सामग्री की सरकारी सेंसरशिप का पालन करने के लिए मजबूर किया है। गूगल ने 2010 में चीन में अपने खोज इंजन को बंद कर दिया। बीजिंग की खोज परिणामों को सेंसर करने की आवश्यकता को अस्वीकार कर दिया। गूगल के अधिकारियों द्वारा चीन में एक साइट को फिर से खोलने की योजना के बारे में 2018 में रिपोर्ट ने अधिकार समूहों और गूगल कर्मचारियों को चेतावनी दी कि एक सेंसर किया गया खोज इंजन एक खतरनाक मिसाल स्थापित करेगा। याहू
याहू चाइना को 1999 में लॉन्च किया गया था, जब कंपनी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेट फर्मों में से एक थी। देश में इसकी उपस्थिति हाल के वर्षों में कम हो गई और याहू ने 2013 में अपनी चीनी मेल सेवा बंद कर दी है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है RBI पैनल ऑन ARCs proposes norms for valuers reserve price। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ARC पर RBI पैनल ने मूल्यांकनकर्ताओं के लिए मानदंड आरक्षित मूल्य प्रस्तावित किया। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARC के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए एक रिजर्व बैंक पैनल ने कई सुझाव दिए हैं, जिसमें तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का निर्माण और ARC को IBC प्रक्रिया के दौरान समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति देना शामिल है। RBI के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिया कि ARC को AIF, FPI, AMC सहित सभी विनियमित संस्थाओं से वित्तीय संपत्ति हासिल करने की अनुमति देने के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 5 के दायरे का विस्तार किया जाए। HFC सहित NBFC वसूली सुनिश्चित करने और व्यवसायों के पुनरुद्धार दोनों में ARC का प्रदर्शन अब तक सबसे कमजोर रहा है। ऋणदाता 2004-2013 की अवधि में ARC को बेची गई दबावग्रस्त आस्तियों के संबंध में उधारकर्ताओं पर बकाया राशि का केवल 14.29% ही वसूल कर सके। ARC के प्रदर्शन में सुधार के लिए RBI ने मुद्दों की जांच करने और वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ARC को सक्षम करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए समिति नियुक्त की। हितधारक 15 दिसंबर तक RBI को रिपोर्ट पर टिप्पणी भेज सकते हैं। 500 करोड़ रुपए से अधिक के खातों के लिए 2 बैंक अनुमोदित बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को परिसमापन मूल्य और उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा आरक्षित मूल्य की अंतिम मंजूरी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जानी चाहिए, जिसके पास ऋण से संबंधित राइट ऑफ को मंजूरी देने की शक्ति हो। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है प्लान टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ऑन अनविल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना। भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए लीड फर्मों और उनके टियर 1, 2 और 3 निर्माताओं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री द्वारा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVC में भागीदारी के माध्यम से निर्माण पैमाने और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना होगा और IT राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा। GVC अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन श्रृंखलाएं हैं जिनमें उत्पादन को विभिन्न देशों में किए गए कार्यों में विभाजित किया जाता है। मंत्री ने MEITY के सहयोग से इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन द्वारा विजन डॉक्यूमेंट के विमोचन पर बोलते हुए कहा, हम इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, निर्यात और GVC में हिस्सेदारी को व्यापक और गहरा करने के लिए 1000 दिवसीय योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फर्म स्थानीय जनशक्ति को प्रशिक्षित करने में मदद करती हैं और उत्पादन और प्रक्रियाओं को स्थापित करने, अनुकूलित मशीनरी के साथ उच्च तकनीक निर्माण का संचालन करने और आपूर्ति श्रृंखला की खरीद में उनका अनुभव मूल्यवान है। उन्होंने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है भारतीय रेवेन्यू ग्रोज ऑन ARPU यूजर एडिशंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ARPU उपयोगकर्ता जोड़ने से भारतीय का राजस्व बढ़ा। भारती एयरटेल ने मंगलवार को सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही के लिए 1134 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की घोषणा की, जो एक मुश्त लाभ से मदद मिली। यह एक साल पहले 763 करोड़ रुपए के नुकसान के साथ तुलना करता है। क्रमिक आधार पर समेकित शुद्ध लाभ अप्रैल-जून तिमाही में 284 करोड़ से लगभग 4 गुना बढ़ गया। राजस्व साल दर साल लगभग 19% चढ़कर 28,326 करोड़ हो गया। भारत और दक्षिण एशिया के MD और CEO गोपाल विट्ठल ने कहा कि हम उच्च स्तर की वित्तीय लचीलेपन को बनाए रखना जारी रखते हैं। परिणाम स्वरूप हमने अब अपने भारतीय
भारतीय व्यवसायों के लिए शून्य बैंक ऋण प्राप्त कर लिया है। हम एक आरामदायक तोलन प्रोफाइल बनाए रखने और संबद्ध लागतों का प्रबंधन करने के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना जारी रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के दौरान 7,221 मिलियन के एक अन्य संचार ऑपरेटर को स्पेक्ट्रम के अधिकार के हस्तांतरण के कारण शुद्ध लाभ हुआ। इस असाधारण वस्तु के कारण कर शुल्क 1,817 मिलियन था, कंपनी ने एक फाइलिंग में ऐसा कहा। भारती ने कहा कि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व ARPU और मजबूत 4G ग्राहक जोड़ में वृद्धि के कारण मोबाइल राजस्व में 20.3% की वृद्धि के साथ भारत का राजस्व 18.3% बढ़कर 19,890 करोड़ हो गया। ARPU 153 रुपए जो अब 143 रुपए पर आया। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है RBI इश्यूज रिवाइज्ड PCA फ्रेमवर्क फॉर बैंक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। RBI ने बैंकों के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी किया। RBI ने मंगलवार को बैंकों के लिए उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करने और प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचा जारी किया। बैंकिंग नियामक ने कहा कि संशोधित ढांचे में निगरानी के लिए पूंजी परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन प्रमुख क्षेत्र होंगे। संशोधित PCA ढांचा 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि PCA ढांचे का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है और पर्यवेक्षित इकाई को समय पर ढंग से उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने की आवश्यकता है ताकि अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके। केंद्रीय बैंक ने इस बात पर भी जोर दिया कि PCA ढांचा RBI को निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाइयों के अलावा किसी भी समय कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। संशोधित ढांचे के अनुसार पूंजी परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन के लिए संकेतक क्रमशः CRAR या सामान्य इक्विटी टियर जो कि शुद्ध NPA अनुपात और TA उत्तोलन अनुपात के अनुपात में होंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है द गवर्नड स्टेट्स इन 2021। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 2021 में सबसे अच्छे शासित राज्य। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिक अफेयर सेंटर की यानी कि का हिंदी में मतलब होता है सार्वजनिक मामलों के सूचकांक। तो इनके अनुसार केरल को 2021 का सबसे अच्छा शासित राज्य घोषित किया गया है और इस सूचकांक की गणना 3 स्तंभों पे की जाती है, इक्विटी, विकास और स्थिरता। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि यह कुछ राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं जैसे मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी ध्यान में रख के आगत किया गया है और इसके साथ ही साथ इस आंकड़े को 2021 में महामारी के दौरान प्रत्येक राज्य के द्वारा दिए गए आंकड़ों को भी कंसीडर करके इसे आगत किया गया है। यहाँ पर आप नीचे के आंकड़ों में देख सकते हैं कि बड़े राज्यों में सबसे अधिक स्कोर 1.618 के साथ केरल शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश -1.418 स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम 0.907 पॉइंट के साथ सबसे उच्च स्थान पर है जबकि मणिपुर -0.78 के स्कोर के साथ सबसे निम्न पायदान पर है। केंद्र शासित राज्यों में पुडुचेरी 1.345 स्कोर के साथ शीर्ष पे है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह -0.696 पॉइंट के साथ सबसे निचले पायदान पर है। इसके साथ ही साथ इक्विटी के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो कुल राज्यों में से 3 के राज्य गुजरात, केरल और राजस्थान हैं। ये बड़े राज्यों की बात हम कर रहे हैं और सबसे निचले पायदान के 3 जो राज्य हैं में कर्नाटक, ओडिशा और सबसे नीचे भी है। और अगर छोटे राज्यों की बात जाए इक्विटी के मामले में तो वो 3 राज्य हैं सिक्किम, मेघालय और मिजोरम और निम्न 3 राज्यों की अगर बात जाए उत्तराखंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ ही अगर विकास की बात जाए बड़े राज्यों में 3 राज्य हैं तेलंगाना, केरला और झारखंड और अगर निम्न 3 राज्यों की बात जाए वो हैं MP, बिहार। इसी तरीके से अगर छोटे राज्यों की बात करें विकास मामले में के 3 राज्य गोवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और निम्न के 3 राज्य मणिपुर, नागालैंड। अगर स्थिरता की बात करें तो स्थिरता में बड़े राज्यों में के राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और निम्न के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार। और छोटे राज्य अगर बात करें स्थिरता के मामले में उच्च के राज्य हैं मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और निम्न के राज्य हैं मणिपुर, उत्तराखंड। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से समझने और पढ़ने की पूरी
पूरी की पूरी कोशिश कीजिएगा। यहीं पर 3 नवंबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति हो जाती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।